दोस्तों, साथियों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है ए टू जेड नर्सिंग चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं एम्स रायपुर स्टाफ नर्स का जो अगस्त 2019 में एग्ज़ाम हुए थे, उसका सेट बी है। ये वो पारियों में एग्ज़ाम हुई थी, ये सेकंड सेट है। तो ये 16 क्वेश्चन पेपर है। एम्स रायपुर के द्वारा इसके आंसर की जारी की गई है। तो दोस्तों देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। आप अपने हिसाब से आंसर देना और हम आपको करेक्ट आंसर भी साथ साथ ही बताते जाएंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और नर्सिंग से रिलेटेड जो वैकेंसी है वो तो हम अपलोड करते ही रहते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सीरम हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज। सीरम हेपेटाइटिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ई, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस ए और ऑप्शन डी बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो होगा बैक्टीरियल हेपेटाइटिस बी जो है ना, वो इसको हम बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी को बोला जाता है। हेपेटाइटिस सी जो है वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल होता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ओरल फेकल रूट से होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट विल हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ मास्क लाइक फेस एंड स्टार्टिंग इज नोन एज। दोस्तों, हमेशा याद रखना मास्क लाइक फेस किस में होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है? माइस्थेनिया ग्रेविस है, अल्जाइमर्स डिजीज़ है, हंटिंगटन डिजीज़ है और पार्किंसन डिजीज़ है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर है दोस्तों पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ के अंदर मास्क लाइक फेस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट इन द वेन इज कॉल्ड। वेन के अंदर क्लॉट बनना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी एन्यूरिज्म, ऑप्शन सी एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी इस्चीमिया। दोस्तों, आप अपने मन में आंसर सोचें और बिना देखे आंसर देने का ज़रूर ट्राई करें, जिससे आपकी याददाश्त, आपके माइंड में वो आंसर चला जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है, वेन में क्लॉट बनने को हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोसिस वेन में। एन्यूरिज्म जो होता है वो नसें फूल जाती हैं, उसको बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्चीमिया। ये भी ऑप्शन में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एवरेज दैट इज यूज टू ड्राइव द सेंट्रल टेंडेंसी। औसत जिसका प्रयोग केंद्रीय प्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन ए मोड, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन। तो इसका जो सही आंसर है वो मीन होता है। एवरेज जो सेंट्रल टेंडेंसी में निकालते हैं वो हम मीन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्ट्स इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। दोस्तों, यूटेराइन कैविटी के अलावा अगर बाहर कहीं भी गर्भाधारण होता है तो उसको क्या बोला जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। इसको हम दोस्तों बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूट्रस के अलावा कहीं पर भी अगर प्रेगनेंसी होती है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग ऑफ। बच्चा मेकोनियम पास नहीं कर पाता है 36 आवर के अंदर अंदर, और पेट में गड़बड़ भोजन, खराब भोजन और खाली मलाशय का होना किसका परिणाम है? दोस्तों, ऑप्शन ए हर्शबर्ग डिजीज़, दूसरा अपेंडिसाइटिस, माल अब्जॉर्प्शन और पेरिटोनाइटिस। दोस्तों, हर्शबर्ग डिजीज़ के अंदर ही ऐसा होता है
जिसकी वजह से बच्चा पेट के अंदर जब गड़बड़ हो जाती है तो मेकोनियम को पास नहीं कर पाता है जन्म लेने के बाद में। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन, माल एब्जॉर्प्शन होने में परेशानी, और पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल इज कॉल्ड। समय से पहले 8 साल की उम्र में यौवन की शुरुआत होना क्या कहलाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए थैलार्की, ऑप्शन बी मेनार्की, सी डिलेड प्यूबर्टी और ऑप्शन डी प्रीकोशियस प्यूबर्टी। दोस्तों, समय से पहले अगर यौवन आ जाता है 8 साल की उम्र में ही तो उसको हम प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी का सही समय होता है 13 साल के बाद। थैलार्की ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मेनार्की मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होना, डिलेड प्यूबर्टी जब प्यूबर्टी लेट आती है तो उसको बोलते हैं, और प्रीकोशियस प्यूबर्टी ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच अमोंग द फॉलोइंग is a medical condition in which there is the connection between pulmonary artery and aorta। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चिकित्सा स्थिति है जिसमें पल्मोनरी धमनी और महाधमनी के बीच में संबंध होता है? दोस्तों, ये कौन सी बीमारी है? पहला ऑप्शन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, दूसरा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, थर्ड ऑप्शन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और फोर्थ ऑप्शन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दोस्तों, ये बच्चों की बीमारी है। इसके अंदर जो सही आंसर है वो है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। इसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर आपस में कनेक्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच अमोंग द फॉलोइंग टीचर ट्रेनिंग एंड फैकल्टी डेवलपमेंट टेक्निक where the teacher teaches 5 to 10 pupil for 5 to 10 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसा शिक्षण परीक्षण संकाय विकास तकनीक है जहां पर 5 से 10 विद्यार्थियों को 5 से 10 मिनट तक पढ़ाया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए लेक्चर, बी रोल प्लेइंग, सी माइक्रो टीचिंग और डी सिम्पोजियम। दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग बोलते हैं 5 से 10 विद्यार्थियों को 5 से 10 मिनट तक पढ़ाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टेब्रल कैनाल फॉलोइंग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू द स्पाइनल सबएरेक्नोइड स्पेस इज कॉल्ड। रीढ़ की हड्डी और कशेरुक नली की एक्सरे परीक्षा के बाद रीढ़ की हड्डी के सबएरेक्नोइड स्पेस में कॉन्ट्रास्ट मीडिया के प्रवेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इकोएन्सेफेलोग्राफी, ऑप्शन बी माइलोग्राफी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमायोग्राफी और ऑप्शन डी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है माइलोग्राफी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। द ह्यूमन नीड टू गेट वैल्यू एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर इज कॉल्ड। मनुष्य को दूसरों से जो आदर और सत्कार चाहिए होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, ऑप्शन बी स्टीम नीड, ऑप्शन सी स्टिमुलेशन नीड और ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल नीड। तो दोस्तों, ये सेल्फ स्टीम होता है जो अपना आदर और सत्कार सबको चाहिए होता है। इसका सही आंसर है एस्टीम नीड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल हु इज अनेबल टू ब्रीथ नीड द सपोर्ट ऑफ द। एक व्यक्ति जो सांस नहीं ले पा रहा है उसको किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पेसमेकर, ऑप्शन बी डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन सी वेंटिलेटर और ऑप्शन डी स्पायरोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होता है वो होता है वेंटिलेटर। दोस्तों, पेसमेकर जो होता है वो हम इम्प्लांट करते हैं। डिफिब्रिलेटर जो होता है ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के समय पर दिया जाता है। ये शॉक होता है एक तरह का।
वेंटिलेटर ही एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा सांस ली जाती है, और स्पायरोमीटर जो होता है उससे वो एक प्रकार की सांस खींचने की और छोड़ने की एक टेक्निक है, फिजियोथेरेपी के अंदर आती है। ये एक उपकरण होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वेंटिलेटर। अगला क्वेश्चन, साइकोथेरेपी ग्रुप इन विच ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप join the group at the same time and have a defined membership is called। मनोचिकित्सक समूह है जिसमें समूह के सभी सदस्य एक समय में समूह में शामिल होते हैं और एक परिभाषित सदस्यता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? क्लोज्ड, ओपन, होमोजीनस या हेटेरोजीनस? दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो क्लोज्ड, उस मेंबरशिप को हम क्लोज मेंबरशिप कहते हैं। अगला, सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा टू आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड। अतृप्त मानवीय आवश्यकताओं की पहचान के लिए मरीजों का व्यवस्थित विवरण संग्रह क्या कहलाता है? सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए नर्सिंग डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, नर्सिंग इंटरवेंशन या नर्सिंग असेसमेंट। दोस्तों नर्सिंग प्रोसेस की पहली जो स्टेप है उसी को हम बोलते हैं नर्सिंग असेसमेंट। तो इसका सही आंसर जो है वो नर्सिंग असेसमेंट है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, हम धीरे धीरे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, शुरू से लास्ट तक बने रहें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में आगे भी रिपीट हो सकते हैं, आते ही ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए फीडिंग ट्यूब प्लेस डायरेक्टली इनटू द स्टोमक थ्रू द आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑन द एब्डोमिनल वॉल इज कॉल्ड। एक जो फीडिंग ट्यूब होती है, खाना खिलाने वाली ट्यूब को कृत्रिम छिद्र के द्वारा सीधा पेट की दीवार के साथ पेट में रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऑप्शन बी नेजोड्यूडेनल ट्यूब, ऑप्शन सी गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, ऑप्शन डी जेजोनोस्टोमी ट्यूब। तो दोस्तों डायरेक्ट जो पेट में हम रखेंगे उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, नाक के द्वारा जो देंगे उसको हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। अगला ऑप्शन, ब्रेन डैमेज क्योज बाई एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलिरुबिन इन द ब्रेन इज नोन एज। मस्तिष्क में विषाक्त बिलिरुबिन के असामान्य स्तर के कारण मस्तिष्क में हुई क्षति क्या कहलाती है? दोस्तों ब्रेन में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? जॉइंटिस, आइसोम्यूनाइजेशन, कर्निक्चर्स या सिफेलोहेमेटोमा? दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है कर्निक्चर्स। एक निश्चित सीमा से अगर ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन ब्रेन में इकट्ठित होता है तो उसको हम कर्निक्चर्स बोलते हैं, जब बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, वुंड मेड बाय सर्जिकल इंसिजन बाय ए सर्जन अंडर असेप्टिक कंडीशन इज कॉल्ड। सर्जिकल चीरे से हुआ एक घाव जो कीटाणुहीन अवस्था में एक सर्जन द्वारा किया गया है, दोस्तों क्या कहेंगे उसको? पहला ऑप्शन पंक्चर वुंड, दूसरा क्लीन वुंड, कंटूजन और इन्फेक्टेड वुंड। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है क्लीन वुंड। वुंड मेड बाय सर्जिकल इंसिजन बाय ए सर्जन अंडर असेप्टिक टेक्निक, तो इसलिए इसको हम क्लीन वुंड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइप ऑफ कंसेंट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी वेयर डॉक्टर स्टार्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट who cannot give informed consent and for whom no immediate family can be reached to make such decision। चिकित्सीय आपात स्थिति जो होती है इमरजेंसी के मामले में सहमति का एक प्रकार जिसके तहत डॉक्टर उन रोगियों का आपातकालीन उपचार शुरू करते हैं जो सूचित सहमति नहीं दे सकते, जो अनकॉन्शियस होते हैं और उनके निर्णय लेने के लिए परिवार के सदस्यों से तत्काल संपर्क भी नहीं हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड, एब्सेंट, प्रोसेस या रिटन इन्फॉर्म्ड? इसका सही आंसर जो दोस्तों ये है इम्प्लाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये माइंड में रखना। अगला क्वेश्चन, दिस नर्व मेंटेन हियरिंग एंड बैलेंस। यह तंत्रिका सुनने और संतुलन बनाए रखने का काम करती है। कौन सी है दोस्तों? कौन सी का
वेस्टिबुलोकोक्लियर, वेगस नर्व, फेशियल नर्व या ट्रोकुलर नर्व। दोस्तों बैलेंस बनाने का काम, जो सुनने का काम जो करती है वो होती है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। अगला क्वेश्चन, फिजिकल एक्टिविटी, गुड न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, रिड्यूस स्ट्रेस, अब्सेंस ऑफ वायलेंस आर। शारीरिक गतिविधियां, अच्छा पोषण, परिवार नियोजन, तनाव की कमी और हिंसा का अभाव क्या है? लाइफस्टाइल फैक्टरी, फिजिकल फैक्टर्स, मेंटल फैक्टर और सोशल फैक्टर। ये दोस्तों लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जीवन शैली के कारण हैं। अगला क्वेश्चन, पीपल विथ मैकेनिकल वॉल रिक्वायर टू टेक दीज मेडिसिन लाइफ लॉन्ग। जिन लोगों को यांत्रिक वाल्व लगे हुए हैं, मैकेनिकल वाल्व लगे हुए हैं, उन्हें आजीवन किन दवाइयों की आवश्यकता होती है? दोस्तों एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स, एंटीकोगुलेंट, एंटीबायोटिक। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर कोई मैकेनिकल वाल्व इम्प्लांट होता है तो उनको लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेंट खाने की ज़रूरत होती है। ये दवाइयाँ उनकी लाइफ टाइम चलती है, जिनको पेसमेकर वगैरह लगा रहता है या स्टंट डले रहते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। मानव जनसंख्या, उसके आकार, संरचना और वितरण के संख्यायिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सर्वे, इकोलॉजी, डेमोग्राफी या एपिडेमियोलॉजी। सही आंसर है दोस्तों डेमोग्राफी। इसको हम डेमोग्राफी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन, इज द कंडीशन इन वोमेन विच गिव देम ए फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइना। महिलाओं में वह स्थिति जो उन्हें योनि से कुछ निकलने का एहसास दिलाती है, उसको क्या कहते हैं? डिस्क प्रोलेप्स, कार्ड प्रोलेप्स, रेक्टल प्रोलेप्स या यूटेराइन प्रोलेप्स। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है यूटेराइन प्रोलेप्स। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए, रायपुर एम्स में आए हैं, इन फ्यूचर दूसरे एग्ज़ाम में भी आने के इनके चांसेज हैं। अगला क्वेश्चन, इन कोरियोकार्सिनोमा लेवल ऑफ दिस हार्मोन इज हाई। कोरियोकार्सिनोमा में इस हार्मोन का स्तर ऊंचा होता है। ह्यूमन कोरियोसोमेटोमेमेटोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। दोस्तों कोरियोकार्सिनोमा के अंदर जो हार्मोन का लेवल बढ़ता है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। सेकंड इसका आंसर, सही आंसर है। द नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यूरिन का नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? दोस्तों 1.11 से 1.12, 1.01 से 1.25। इसके अंदर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन बताना है। जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 1.01 से 1.025 तक होती है। 1.010 से 1.025 इसका सही आंसर है। बी आंसर इसका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नर्व विच कन्वे स्पेशल सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल। तंत्रिकाएं जो गंध से संबंधित विशेष संवेदी जानकारी देती हैं। ऑप्शन ए ओकुलोमोटर नर्व देती है, ऑप्टिक नर्व देती है, ओल्फैक्टरी नर्व देती है या ट्रोकुलर नर्व देती है। इसका सही आंसर जो है वो है ओल्फैक्टरी नर्व। सूंघने से संबंधित सेंसरी इंफॉर्मेशन, स्पेशल सेंसरी इंफॉर्मेशन नर्व जो गंध से संबंधित होती हैं वो देती है ओल्फैक्टरी नर्व देती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड और डेड टिश्यू फ्रॉम द वुंड। घाव से संक्रमित और मृत ऊतकों को सर्जरी से हटाने को क्या कहा जाता है? डिहिसेंस कहा जाता है, डिब्राइडमेंट कहा जाता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज कहा जाता है या डबल्किंग कहा जाता है।
दोस्तों, घाव से जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको हटाने को हम हमेशा डिब्राइडमेंट बोलते हैं। डिहिसेंस जो होता है वो होता है जब टाँके लगाते हैं और वो लीक मतलब खुल जाते हैं, उसको डिहिसेंस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मिल्क सीक्रेटेड बाय ब्रेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डे फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। प्रसव के बाद पहले 3 दिन तक स्तन से स्रावित दूध को क्या कहा जाता है? पहला, ट्रांजिशनल मिल्क, हिंड मिल्क, कोलोस्ट्रम या फोर मिल्क। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। अगला क्वेश्चन, ए कंडीशन वेयर वन साइड ऑफ द बॉडी इज पैरालिसिस। एक शरीर का एक हिस्सा पक्षपात यानी लकवा मारना, पैरालिसिस को क्या कहा जाता है? पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, मोनोप्लेजिया या हेमीप्लेजिया। दोस्तों सही आंसर होता है इसका हेमीप्लेजिया। शरीर का एक हिस्सा हेमीप्लेजिया, दोनों साइड को पेरिप्लेजिया, 3 साइड का जो होता है उसको क्वाड्रिप्लेजिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिंग सीजर इज चाइल्डहुड आर कॉल्ड। बचपन में सामान्यकृत टोनिक क्लोनिक दोनों को क्या कहा जाता है? जो सीजर आते हैं, दौरे आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पेटिट माल सीजर, ग्रांड माल सीजर, बायलेटरल सीजर या एटोनिक सीजर। दोस्तों बच्चों के अंदर जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर जो आते हैं उसको ग्रांड माल सीजर बोला जाता है। सही आंसर ग्रांड माल सीजर है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रासेप्चुअल फ्रेमवर्क, संकल्पनात्मक ढांचे का एक उदाहरण है पेशेंट फीडबैक, नर्सिंग प्रोसेस, प्रोग्रेस नोट्स या प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। तो दोस्तों नर्सिंग प्रोसेस जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहलाता है। ह्यूमन सीरा गिवन आफ्टर डॉग बाइट, कुत्ते काटने के लिए, रेबीज रोकने के लिए जो ह्यूमन सीरा दिया जाता है वो क्या है? ऑप्शन, पैसिव इम्यूनाइजेशन है, टॉक्सोइड है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन है या इम्यूनो मॉड्यूलेशन है। दोस्तों उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव तो टीटी का इंजेक्शन देते हैं उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसको बोलते हैं। डायरेक्ट हम सीरा दे रहे हैं उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इम्प्रूव हियरिंग, यांत्रिक और विद्युत उपकरण जो सुनवाई में सुधार करता है उसको क्या बोलते हैं? जो ओल्ड एज में ज़्यादा लगाना पड़ता है, हियरिंग एड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए लिप रीडिंग, दूसरा स्पीच थेरेपी, साइन लैंग्वेज और हियरिंग एड्स। दोस्तों इसका सही आंसर है हियरिंग एड्स। मेडिकल टर्म फॉर पेन एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। मासिक धर्म से जुड़े दर्द को चिकित्सीय परिभाषा में क्या कहा जाता है? डिस्यूरिया, डिस्फेजिया, डिस्टोसिया या डिस्मेनोरिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डिस्मेनोरिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज़ द इंटरवेंशन फॉर एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया। तीव्र सीरियस ओटाइटिस मीडिया का बचाव क्या है? ऑप्शन ए मेस्टेक्टोमी, मेरिंजेक्टोमी, स्टेपेक्टोमी और टिम्पेनोप्लास्टी। तो दोस्तों सीरियस ओटाइटिस मीडिया का इंटरवेंशन क्या है? इसका सही आंसर है मेरिंजेक्टोमी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियोपल्मोनरी में रुकावट का आपातकालीन उपचार क्या है? तो ऑप्शन ए है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ऑप्शन बी परमानेंट पेसमेकर, ऑप्शन सी कार्डियोवर्जन और ऑप्शन डी टेम्परेरी पेसमेकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन।
दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इस क्वेश्चन आंसर को 2 पार्ट में बनाएंगे। अभी के लिए केवल इतने क्वेश्चन ही, अगला पार्ट आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाएं, दूसरा पार्ट भी आपको मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।